हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और ये जो आज का अपना सेशन है वो एसए के लिए है, जिसमें आज हम लोग इंडो रसिया रिलेशन को कवर करेंगे। और ये सीएपीएफ एग्जाम प्लस वैसे एग्जाम जिसमें एसेस पूछे जाते हैं उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए सेशन ये। बिफोर टू बिगिन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और जितने भी वीडियोस हैं उनके प्लेलिस्ट का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर प्लीज विजिट कीजिए, क्योंकि वो सारे जो आपके वीडियोस हैं, इस चैनल का जो वीडियोस है वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी रेलेवेंट है, आप उसको जरूर विजिट किया कीजिए। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि मैंने इसके ऊपर एक सीरीज बनाया है, एक वीडियोस तैयार किया है कि हाउ टू राइट अ गुड एसे, एक अच्छा एसे कैसे लिख सकते हैं सीएपीएफ के लिए। क्योंकि आपके पास वर्ड का जो वर्ड जो होता है वो बहुत लिमिट होता है, केवल 300 वर्ड में आपको लिखना होता है इसको। और यहाँ पे जो आपको है वो केवल फैक्ट्स लिखने होते हैं। और किसी ने कमेंट किया था कि आप पूरे एसेज को लिख के क्यों नहीं समझाते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि थॉट आइडियाज जो होते हैं हर एक आदमी के अलग अलग होते हैं, इसलिए मैं पूरे एसेज को लिख करके नहीं समझा सकता हूं। लेकिन जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है, जो इम्पोर्टेंट है, जिस चीज को आपको एसेज में मेंशन करना होता है, हम केवल उस चीजों को यहाँ पे कर देते हैं। बाकी अगर आपके दिमाग में और ज्यादा थॉट्स हैं तो आप उसको और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे इस चैनल का मोटो ये है कि आपको वो चीज प्रोवाइड करवाया जा रहा है जो एग्जाम में आ सकते हैं, जहां से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। भले ही आपका ट्रैक थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन जो चीज यहाँ पे आपको डिस्कस करवाया जाता है वो एग्जाम में जरूर आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने सेशन को। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें एसेज के पार्ट को, तो अगर आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको देखिए कि हाउ टू राइट अ गुड एसेज, यहाँ पे आपको मिल जाएगा वो वीडियोज में। तो वहां पे हम लोगों ने देखा था कि एसेज को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक में हम लोग इंट्रोडक्शन देंगे, दूसरे वाले में हम लोग उसका बॉडीज देंगे और तीसरे वाले में हम लोग कंक्लूजन कर लेंगे। लेकिन एक और चीज है यहाँ पे कि अगर आप चाहें तो इसको 3-4 पार्ट में बांट सकते हैं, जहाँ पे एक पार्ट आप उसके इंट्रोडक्शन के लिए दीजिए और बाकी के 4 पार्ट में आप जो है कि प्रीवियस कुछ थॉट को प्लस करंट अफेयर्स को जोड़ दीजिए और लास्ट वाले पार्ट में आप क्या कीजिए कि अपना कंक्लूजन कर दीजिए। तो 5 पैराग्राफ में आप उसको 5 पैराग्राफ में आप उसको चेंज कर सकते हैं। वो आपको काफी हेल्प करेगा आपको खुद समझने में कि मैं कितना पैराग्राफ लिखता हूँ या कितना लाइन लिखता हूँ तो मेरा 300 वर्ड कंप्लीट हो जाता है। तो आप ये स्ट्रेटेजी जरूर अपनाएं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको। इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन ऐसे दे सकते हैं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था, तो पहले एक फैक्ट यहाँ पे आता है हम लोगों का कि द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट कब हुआ था और ये खत्म कब हुआ। तो 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था और 1945 में ये खत्म हुआ। ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है, उसके बाद क्या होता है कि जो विश्व है वो 2 गुट में बढ़ती है, एक पूंजीवादी और दूसरा समाजवादी। तो जो पूंजीवादी देश है, जो पूंजीवादी को अपनाया जिस देश ने, वो अमेरिका था, और जो समाजवादी को अपनाया वो क्या हुआ कि वो रूस था। लेकिन इन सारे चीज को देखने के बाद इंडिया ने सोचा कि अगर हम अपने आप को पूंजीवादी में और समाजवादी में नहीं रख करके गुटनिरपेक्ष रखे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो इंडिया ने अपने आप को गुटनिरपेक्ष रखा, मतलब गुटनिरपेक्ष मतलब किसी भी निरपेक्ष से अलग, ठीक है ना। वो समाजवाद में रहा न वो पूंजीवाद में रहा, वो अपने आप को इससे अलग करके रखा, ठीक है। तो यहां तक ये क्लियर था। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब विश्व 2 गुट में पूंजीवादी और समाजवाद में बटा, तो भारत अपने आप को गुटनिरपेक्ष रखने में भी ही भलाई समझी। इंट्रोडक्शन कुछ इस टाइप का आप दे सकते हैं, बाकी अगर आपके पास और थॉट है तो चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि अब जब इंडिया ने अपने आप को गुटनिरपेक्ष रखना सोचा, तो क्या हुआ कि अमेरिका जो है अमेरिका के साथ इसका संबंध अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि इंडिया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाए। लेकिन इन सारे कंडीशन के बाद रूस ने क्या किया, जैसे ही भारत गुटनिरपेक्ष रहना पसंद किया तो रूस ने है वो इंडिया से संबंध बनाए और एक अच्छे संबंध को बनाया। इंट्रोडक्शन के पार्ट में अगर हम इसको मेंशन करते हैं तो ये बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए हम लोगों ने इसको यहाँ पे मेंशन किया। अब हम लोग नीचे चले आएंगे बॉडीज के पार्ट में। तो बॉडीज के पार्ट में अगर हम लोग देखें तो इसी को हम लोग 3 भाग में बांट लेंगे। पहले 2 भाग में हम लोग क्या करेंगे कि जो भी पहले एक भाग में हम लोग जो पुराने इसके संबंध है उसको देख लेंगे, और जो 2 भाग है
और बाकी का जो हम लोग का 2 पैराग्राफ होगा उसमें हम लोग करंट को रिलेट कर लेंगे। ठीक है, वहां से हम लोगों को काफी हेल्प मिलेगा अपने आप को जो है अपने आप को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने में। तो पहला आ जाता है इसमें कि एट प्रेजेंट में इंडिया का जो संबंध है रूस के साथ वो काफी बेटर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रूस ने हर एक जगह पे इंडिया का साथ दिया है, चाहे वो आर्टिकल 370 हो या फिर यहाँ आपका चाइना के साथ अभी जो भी रिलेशन चल रहे हैं, जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है उसमें रूस साथ दे रहा है इंडिया का। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आता है कि वर्तमान में तो जो है वो भारत और रूस के संबंध जो है वो नए आयाम पर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सोवियत रूस का विघटन जब हुआ था, ठीक है, तो उससे पहले सोवियत रूस के विघटन से पहले क्या हुआ था कि सोवियत रूस जो है वो इंडिया को बहुत सारे सैन्य सहायता और आर्थिक सहायता प्रदान करती थी, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो प्रीवियस टाइम से मींस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही जो रिलेशन है इंडिया के साथ और सोवियत रूस का वो बहुत अच्छा था, क्योंकि उस वक्त सैन्य और आर्थिक सहायता इंडिया को दिया जाता था। इस बीच में क्या होता है कि 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो होते हैं वो सोवियत रूस की यात्रा करते हैं, और यहाँ से जैसे एट प्रेजेंट अभी नरेंद्र मोदी अगर रूस जाते हैं व्लादिवोस्टॉक में तो उससे और ज्यादा अच्छा रिलेशन बनता है। सेम उसी तरीके से 1955 में जवाहरलाल नेहरू जो है वो रूस गए और उसके बाद से वहां का जो रिलेशन हुआ इंडिया और सोवियत रूस का वो और ज्यादा बढ़िया होने लगा। तो इस पॉइंट को आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद आप जो मेंशन कर सकते हैं वो है 1965 का बात। ठीक है, 1965 में जब युद्ध हुआ था भारत और पाक के बीच में, तो ताशकंद का जो समझौता हुआ था उसमें रूस ने बहुत ज्यादा मध्यस्थता की थी और उसके मध्यस्थता के कारण ही दोनों के बीच में विवाद जो है वो निपटा था। तो ये हम लोगों के जो प्रीवियस जो पहले के रिलेशन है उसको हम लोग यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। बाकी के 2-3 पैराग्राफ में आप इसको चेंज कर सकते हैं। लिखने का तरीका हर एक आदमी का अलग होता है, इसलिए आप किसी फॉर्मेट को नहीं दे सकते हैं किसी को कि आप यही लिख करके आओ एग्जाम में और आपको नंबर आएंगे। पॉइंट यहाँ पे बताया जा रहा है आपको कि कौन कौन से पॉइंट मेंशन कीजिएगा तो बहुत अच्छा आपका एसेस तैयार होगा। तो 1965 का जो मध्यस्थता था, ठीक है, भारत पाक के बीच में ताशकंद समझौते के लिए, वो भी रूस के द्वारा ही करवाया गया हुआ था। लेकिन अब जब रूस ने जो सोवियत रूस है उसने अगर इंडिया का साथ दिया तो इंडिया ने भी सोवियत रूस का साथ दिया है कहीं ना कहीं। ठीक है, प्रीवियस टाइम, और वो था कि रूस और अफगान का जब युद्ध हुआ था तो उसमें इंडिया अपने सेना को भेजा था। ठीक है, और वहां पे सेना को भेज करके उसका काफी ज्यादा हेल्प किया था। वो तो ये क्लियर हो गया कि दोनों जगह पे एक दूसरे का दोनों ने हेल्प किया। ये हम लोगों का इंट्रोडक्शन का, ये हम लोगों के बॉडीज का एक पार्ट हम लोगों ने क्लियर किया। दूसरे पार्ट में आते हैं हम लोग। दूसरे पार्ट में देखिए कि 1991 के बाद जब रूस का विघटन हो गया, अब क्या होता है कि 1991 में सोवियत रूस का विघटन हो जाता है। तो अपेक्षाकृत जैसे ही किसी चीज का किसी देश का विघटन हो रहा है, ठीक है, सोवियत रूस का विघटन हुआ संगठन का, अब उसकी आर्थिक स्थिति जो है वो कमजोर होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, आर्थिक स्थिति जैसे उसकी कमजोर हुई तो वो क्या किया कि यूरोप देश के साथ जो है वो मित्रता करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, यूरोपीय देशों के साथ रूस ने मित्रता करना स्टार्ट कर दिया। और वहां पे 1991 के बाद से क्या किया कि रूस ने इंडिया के साथ सैन्य हथियार बेचना शुरू कर दिया। ठीक है, एट प्रेजेंट में अगर अभी सैन्य हथियार आदमी खरीद रहा है तो इसका स्टार्टिंग कब से हुआ था, तो 1991 के बाद से हुआ था। यह भी क्लियर हो गया। यहाँ तक ये पॉइंट को अगर हम लोग मेंशन करते हैं तो हेल्प करेगा हम लोगों का। नेक्स्ट है हम लोगों का कि समझौते के बाद द्विपक्षीय निवेश। जैसे ही यहाँ पे 1991 में सोवियत रूस का विघटन होता है उसके बाद रूस अब क्या करता है कि यूरोपीय देशों के साथ अपना व्यापार बढ़ाता है और इंडिया के साथ एक समझौता करता है। ठीक है, अब इस समझौते में जो है कि बायलैटरल इन्वेस्टमेंट से लेकर के और व्यापार तकनीक सारे चीजों में जो है वो इन्वेस्ट करना स्टार्ट करता है और एक दूसरे के साथ व्यापार करना स्टार्ट करता है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करना। तो यहाँ पे ये चीज भी क्लियर हो गया हुआ है। 1991 के बाद से इसमें और ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखना स्टार्ट हो गया हुआ था। ये फैक्ट्स हैं जो आपको आने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब जो है हम लोगों ने 2 पार्ट में उसको क्लियर कर लिया। ये जो पार्ट हम लोग देख रहे हैं बॉडीज का, इसमें हम लोग इसको दो कर लेंगे और इसको क्या करेंगे कि पैराग्राफ में चेंज करके क्लियर कर लेंगे और ये करंट अफेयर्स का टॉपिक होगा। तो रिसेंटली क्या हुआ था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है व्लादिवोस्टॉक गए हुए थे। व्लादिवोस्टॉक जब रूस में गए वो,
तो वहां पे क्या हुआ कि वो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की बैठक में हिस्सा लिया था उन्होंने, ठीक है। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम ये क्या है, तो ये जो है आपका वो बिजनेस से रिलेटेड है, और यहाँ पर जो है वो उन्होंने क्या किया था कि रिश्ते को और मजबूत करने का काम किया। जब एमओयू होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो होता है, ठीक है, एमओयू पर जब साइन होता है तो वहां से बहुत सारे चीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन्वेस्टमेंट की बात भी होती है। तो एमओयू पर साइन हुआ था यहाँ पे, और रिश्ते जो है वो गहराते चले गए थे, ठीक है। यहाँ पे नरेंद्र मोदी ने देखा कि यहाँ पे उन्होंने एक काम किया कि जो भी निवेश है, ठीक है, उसमें भारतीय हुनर, आपने देखा है कि स्किल इंडिया प्रोग्राम इंडिया में चल रहा है अभी, जो नरेंद्र मोदी का इनिशिएटिव है। यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत अच्छे अच्छे हुनर के हैं, लेकिन उनके लिए अप्रोप्रिएट बाजार नहीं मिल पाती है, इसलिए वो इन्वेंट नहीं कर सकते हैं, या फिर उनको कोई स्पॉन्सर नहीं देता है, इसलिए वो एक अच्छा चीज या तो बना नहीं पाते, या फिर बनाने के बाद भी वो बहुत अच्छा इंप्रूव नहीं कर पाते। तो इसलिए नरेंद्र मोदी ने क्या किया कि उनके हुनर के लिए एक नए बाजार को तराशने का काम किया था, ठीक है। ये कब हुआ, तो व्लादिवोस्टॉक की यात्रा में हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप करंट अफेयर्स वाले सेशन में जोड़ लीजिएगा, काफी हेल्प करेगा। दूसरी बात है, इसके साथ ही उन्होंने 20वें शिखर सम्मेलन में, ठीक है, सालाना शिखर सम्मेलन जो होता है उसमें उन्होंने भाग लिया, और यहाँ पर जो एमओयू पर साइन हुआ था वो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए सामरिक रूप से, ठीक है। जहां पे क्या हुआ कि चेन्नई और व्लादिवोस्टॉक की समुद्री यात्रा के लिए, जैसे एमओयू पर साइन हुआ तो वहां पे क्या हुआ कि चेन्नई से व्लादिवोस्टॉक के लिए एक समुद्री यात्रा बनाने की बात की गई, ठीक है, और समुद्री यात्रा पे जोर भी दिया गया। तो वो काफी इंपॉर्टेंट है, इस फैक्ट को आप यहाँ पे जोड़िए, इस पॉइंट को जोड़िए। दूसरा क्रूड ऑयल, ठीक है, क्रूड ऑयल को लेकर के यहाँ पे काफी चीज हुआ। एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो है उसको लेकर के साइन हुआ। कोयला, SU-57 विमान, जो ये SU-57 विमान है उस पे उसको इंपोर्ट करने के लिए इंडिया ने इस पे काम किया था, एमओयू पे साइन हुआ था। S-40 राइफल्स, काफी सोफिस्टिकेटेड राइफल्स है ये, जो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में भी फायर करने के लिए तैयार होता है। तो इन सारे चीजों के आयात और निर्यात के लिए यहाँ पे बात हुआ, लेकिन ये सारे चीज हम लोग वहां से आयात करेंगे, एलएनजी से लेके कोयला, क्रूड ऑयल सारे। बट भारतीय लड़ाकू विमान जो है उसकी मांग भी रूस में हुई, और इंडिया जो है रूस को ये विमान भेजेगा, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट्स, यहाँ पे आएंगे, ये सारे के लिए एमओयू पर साइन हुए थे। नेक्स्ट जो आपका आया हुआ है वो आर्टिकल 360 को लेके है। आर्टिकल 360 का जब नलिफिकेशन हुआ था, रेवोकेशन हुआ था आर्टिकल 370 का, ठीक है, 370 का जम्मू कश्मीर से, तो उस वक्त पाकिस्तान अगेंस्ट में था, ठीक है। जितने भी देश, चाइना को भी इस बात से प्रॉब्लम थी, लेकिन वो बैकफुट पे पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा था। सेम चीज यहाँ पे आ गया आपका रूस के लिए। रूस ने 370 को हटने के बाद बहुत ज्यादा हेल्प किए थे इंडिया का, हेल्प किया था इंडिया का रूस। तो अभी जो प्रेजेंट रिलेशन है रसिया के साथ इंडिया का, वो बहुत अच्छा हो गया हुआ है, क्योंकि हर एक पॉइंट पे वो इंडिया का सपोर्ट करता है। केवल इसलिए नहीं कि वो अपना सामान यहाँ पे बेचता है, बल्कि इसलिए कि वो बहुत पुराने समय से, बहुत पीछे से ही अपने रिलेशन को इंडिया के साथ काफी अच्छा बना के आया हुआ है। तो ये फैक्ट्स है यहाँ पर। नेक्स्ट हम लोग कंक्लूजन के बात में आएंगे, तो कंक्लूजन हर एक आदमी का अपना अलग अलग होता है, चाहे आप कंक्लूजन को कैसे भी लिखे, लेकिन हम लोग एक कंक्लूजन में लास्ट पॉइंट अगर ऐसे दे कि वर्तमान में दोनों देशों में गहन साझेदारी और घनिष्ठ मित्रता है, ठीक है। ये कंक्लूजन को मैंने अपने तरीके से लिखा है, ठीक है, और जो है इनकी क्षमताओं को साकार करने में, नए विचार को प्रस्तुत करने के लिए कृत संकल्प है। अगर इसको आप लास्ट में लिखते हैं तो ये आपके कंक्लूजन को अच्छा बनाएगा। तो एक बार हम इसको पढ़ के फिर से समझाते हैं। वर्तमान में दोनों देशों में गहन साझेदारी और घनिष्ठ मित्रता है, इसमें कोई शक नहीं है कि गहन साझेदारी और घनिष्ठ मित्रता है, जो नए आयाम और को साकार करने और नए विचार को प्रस्तुत करने के लिए कृत संकल्प है, ठीक है। कृत संकल्प का मतलब होता है कि वो मतलब कि एक दूसरे का हेल्प करेंगे, वो संकल्पित है इस काम को लेकर के कि हम एक दूसरे का हेल्प करेंगे। तो कंक्लूजन के लास्ट में ये वर्ड आप जरूर जोड़े। तो फ्रेंड्स, ये था अपने लोगों का एक क्लियर कट